हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल EGPG विद रीत। आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैंने आपके साथ 9th क्लास का सिलेबस डिस्कस किया था। उसके साथ ही मैंने आपको बोला था कि आपके जो मिड टर्म के एग्जामिनेशन है वो 20 सितंबर के बाद स्टार्ट हो रहे हैं। तो 20 सितंबर से आपके सारे मिड टर्म के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और तब तक हम जो हमारा साइंस के जो चैप्टर हैं हमारे सिलेबस में आने वाले हैं उनकी हम क्विक रिवीजन करेंगे, जिसमें मैं आपको NCERT के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए गए हैं या इनर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं मैं उनको डिस्कस करूँगी आपके साथ। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इनमें से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पदार्थ है। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों टाइप के पदार्थ आपको दिए गए हैं, आपको उनमें से छांटना है कि कौन कौन से पदार्थ है। सबसे पहले पूछा गया है कुर्सी, क्या वो आपका पदार्थ है? यस, वो पदार्थ है क्योंकि वो ठोस है। वायु, वो पदार्थ है क्योंकि वो गैस है। स्नेह, आपका अफेक्शन, क्या आपका पदार्थ है? नहीं है। आपका घृणा, हेट, पदार्थ है? नहीं है। गंध यानी कि स्मेल, पदार्थ है? नहीं है। बादाम पदार्थ है क्योंकि वो ठोस है। विचार, आपकी थॉट, कोई पदार्थ है? नहीं है। शीत, ठंड, पदार्थ है? नहीं है। शीतल पे कोई ठंडा पदार्थ? हाँ, वो हो सकता है क्योंकि वो लिक्विड है, वो द्रव है। ठीक है। इत्र की सुगंध, क्या कोई पदार्थ है? नहीं है, क्योंकि इत्र की सुगंध है वो कोई पदार्थ नहीं है। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि आपको ना कारण बताना है, आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उसका कारण बताना है। जैसे कि आपका जो गर्मा गर्म खाना है जब बन रहा होता है घर में, तो आप घर से जब गुजर रहे होते हो तो आपको ना कई दूर तक, जैसे आप घर में एंटर करने वाले हो, आप पीछे गली से आ रहे हो, तो आपको ना पहले ही पता लग जाता है कि आज घर में ना कुछ खास सा अच्छा सा बन रहा है ना। सबको पता होगा, ये तो सबने एक्सपीरियंस किया है। तो ऐसा क्यों होता है कि हमें पहले ही उस चीज़ का पता लग जाता है? ऐसा क्यों होता है? तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ठीक है, अब जो ठंडा खाना है उसकी महक आपको नहीं आएगी, बट गर्म खाने की महक आपको आ जाती है, क्योंकि जो गर्म खाना होता है ना उसके कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो ताप के साथ साथ बढ़ने लगती है। ठीक है, जब वो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तापमान बढ़ने से, तो क्या होता है, उसके जो कण होते हैं ना वो क्या करते हैं, गति करना शुरू कर देते हैं। ज़्यादा गतिज ऊर्जा के कारण जो गर्मा गर्म खाना है उसके कण विसरण करना शुरू कर देते हैं। जब विषण हो जाता है तो उसकी वजह से आपको कई मीटर दूर तक उस खाने की महक आ जाती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि पड़ोसियों के घर में कुछ हलवा या दाल बन रही होती है, हमें पता लग जाता है कि हाँ कोई अच्छी सी सब्जी बन रही है और हमें उसकी स्मेल आ जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? इससे पदार्थ के किस गुण का पता लगता है? सबसे पहली चीज़ आप ये देखो कि स्विमिंग पूल में जब गोताखोर तैरता है तो क्या करता है, वो पानी को पीछे की तरफ धकेलता है ना, अपने हाथों को पीछे की तरफ करके पानी को पीछे की तरफ धकेल कर आगे की तरफ बढ़ जाता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? जल के कणों के बीच में दूरी ज़्यादा होती है, जिसके कारण उसके बीच में आकर्षण बल कम हो जाता है। मतलब कणों के बीच में जो दूरी है उसकी वजह से जो आकर्षण बल है ना वो कम हो गया। अब आकर्षण बल कम हो गया है, इसीलिए वो क्या है, पानी को काट के पीछे की तरफ धकेल के आगे की तरफ चला जाता है। तो इसकी विशेषता कौन सी हुई कि जल के कणों के बीच में जो दूरी ज़्यादा है उसके कारण आकर्षण बल कम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पदार्थ के कणों की विशेषताएं बतानी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ठोस, द्रव, गैस, आपको तीनों की विशेषताएं पता होनी चाहिए। अगर आप इनमें डिफरेंस पता करते तो आपको वैसे ही इनके जो विशेषताएं हैं वो पता हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आपके NCERT के सॉल्यूशंस में क्या दिया गया है। सबसे पहला जो आपका पॉइंट्स है वो दिया गया है कि जो पदार्थ के कण हैं ना उनके बीच में रिक्त स्थान मौजूद होता है, तो आप वहीं से लगा लो। ठोस में रिक्त स्थान बिल्कुल पास पास होता है, कम होता है। द्रव में रिक्त स्थान थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ठोस। फिर उसके बाद जो गैस है, गैस में बहुत ही ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू हमारा ठोस और द्रव। पदार्थ के कण के बीच में निरंतर गति होती रहती है, वो गतिशील होते हैं, यानी कि अब गति कर रहे हैं तो इसका मतलब उनके अंदर गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कणों के बीच में एक बल काम करता है और उस बल को कहा जाता है आकर्षण बल, क्योंकि आकर्षण बल होगा तभी तो उनके बीच में जो गति हो रही है उसका पता लगेगा कि गति हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये आपके क्या थे, पदार्थ के कणों की विशेषताएं थी। आपका 3 मार्क्स का आ सकता है, आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं। अगर आप डिफरेंस करोगे तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं ईजिली। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। वो बता रहा है कि किसी भी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को उसका घनत्व कहते हैं।
और जो घनत्व हमारा होता है वो इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है, द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है। अब बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करना है। आपको कुछ चीज़ें दी गई है, वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चोक, रुई और लोहा, ठीक है। इसका बढ़ते हुए घनत्व के आधार पर हमें इसका क्रम सुनिश्चित करना है। तो सबसे पहला आपका आ गया वायु यानी कि हवा, फिर आ गया आपका चिमनी का धुआं, ठीक है, धुआं आ जाएगा, फिर रुई आ जाएगी, फिर जल, शहद, चोक और लास्ट में लोहा। लोहा ठोस होता है, कठोर होता है ना। तो ये आपका क्या था, बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में इनको सुनिश्चित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध करना है, ठीक है, इन पर बताना है। जैसे कि दृढ़ता तीनों की बतानी है, ठोस, द्रव, गैस की। संपीड़ितता, क्या संपीड़ित कर सकते हैं। तरलता, लिक्विडिटी, ठीक है। बर्तन में गैस का भरना, कि बर्तन में गैस को भर सकते हैं या नहीं। आकार और गतिज ऊर्जा, उसका घनत्व, इन सब के आधार पर आपको क्या है, डिफरेंस करना है। सो आप इसमें देख पा रहे होगे जो डिफरेंस आपको दिए गए हैं। ठोस जो होते हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था, तीनों दिए गए हैं हमें, ठीक है। अब इनमें हमें क्या करना है, इन तीनों के अंदर हमें क्या करना है, डिफरेंस करना है। अब जो डिफरेंस है वो दिया गया है ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था के अंदर। जो ठोस है उनका निश्चित आकार होता है, बट द्रव का निश्चित आकार नहीं होता है, ठीक है। लेकिन गैस का निश्चित आकार होता ही नहीं है, वो तो बिल्कुल अनिश्चित होती है, उसका कोई आकार नहीं है। जिस भी बर्तन में उसको डालोगे उसकी शेप ले लेती है वो, ठीक है। ठोस कठोर होते हैं तो सबको पता है कि अगर पत्थर को देखोगे वो कठोर होता है। द्रव कठोर नहीं होते हैं क्योंकि वो तरल होते हैं। और गैस तो बिल्कुल ही कठोर नहीं होती है। अब जो हमारा ठोस है उसका स्थायी आयतन होता है, यानी कि ठोस का आयतन होता है, हमारे द्रव का भी आयतन होता है, बट जो गैस है उसका कोई भी आयतन नहीं होता, वो अस्थायी होती है, ठीक है, स्थायी आयतन नहीं होता है। अब जो ठोस है हमारा, उसके अंदर जो गतिज ऊर्जा होती है निम्न गतिज ऊर्जा संपन्न होती है, ठीक है, निम्न मतलब कम होती है, ठीक है। और द्रव के अंदर मध्यम होती है, ठीक है। और हमारा जो गैस है उसके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा होती है। अभी हमने जो क्वेश्चन किया उसमें आपने देखा होगा कि बहुत मीटर दूर तक हमें खाने की स्मेल आ जाती है। जो हमारा ठोस है तरल नहीं है, यानी कि बह नहीं सकता, उसके अंदर लिक्विडिटी है ही नहीं, तरलता है ही नहीं। बट हमारा जो द्रव है उसके अंदर तरलता होती है, लेकिन और गैसों के अंदर तो और भी होती है, ठीक है, गैस भी बह सकती है, यानी कि तरलता होती है। उसके बाद है उपेक्षीय संपीड़ित देखा जाता है, मतलब इसको संपीड़ित कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा द्रव है उसको थोड़ा संकुचित संपीड़िता कर सकते हैं। और हमारा गैस है उसको तो बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा सिलेंडर में जब हम भरते हैं तो उसको संपीड़ित करके भरा जाता है गैस को। उसके बाद है हमें बताना था आकार के बारे में। अत्यधिक आणविक शक्ति संपन्न होता है। और हमारा द्रव के अंदर क्या था, ठोस से कम आणविक शक्ति संपन्न होता है, ठीक है। उसके आकार के बारे में बता रखा है बेटा, ठीक है। बहुत कम आणविक शक्ति होती है, जो गैस है उसके अंदर बहुत कम होती है, और ठोस के अंदर जो होती है वो अत्यधिक होती है, और द्रव के अंदर ठोस से कम होती है, ठीक है। अब बताना है घनत्व। घनत्व क्या होता है, जो हमारे ठोस होते हैं उसके अंदर घनत्व ज़्यादा होता है, और जो द्रव है ठोस से कम घनत्व होता है, और जो हमारी गैस है द्रव से भी कम घनत्व होता है, गैस का तो बिल्कुल ही घनत्व कम होता है। इसी वजह से जब आपने देखो ये क्वेश्चन किया था ना ऊपर वाला, आप देख पा रहे होंगे, आपने जो ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया था जिसमें हमने किया था वायु, चिमनी का धुआं, रुई, जल, शहद, आप अब देख पा रहे होंगे कि जो गैस है उनका सबसे कम घनत्व था, इसलिए वायु को, चिमनी के धुआं को पहले रखा, ठीक है। फिर हमारा सेकंड था रुई, जल, शहद, चोक, इनको हमने किस बेस पे रखा, जो ये लास्ट वाला पॉइंट है कि घनत्व अधिकतम होता है ठोस के अंदर, इसीलिए ठोस को लास्ट में लिया, ठीक है। और फिर ठोस से कम होता है द्रव के अंदर, फिर द्रव को बीच में ले लिया, और हमारा बिल्कुल ही कम किस में होता है, गैस में होता है। गैस को सबसे पहले, जैसे वायु और चिमनी का धुआं, हमने फर्स्ट में ले लिया। अब जो आपका ये क्वेश्चन था इसमें हमें मतलब ये पॉइंट्स दिए गए थे, उसके बेस पे हमें इसको क्या करना था, बताना था, ठीक है, अलग अलग। अब यहाँ पे आ जाता है कि दृढ़ता के बारे में बताओ। दृढ़ता का मतलब है कठोर, ठीक है। बाहर से शक्ति प्रयोग करने से कोई भी पदार्थ है वो आकार में रहता है या नहीं रहता है। ठोस में सबसे अधिक होती है ये, और द्रव में नॉर्मल होती है, और गैस में तो बिल्कुल ही कम होती है। मतलब आप देख पा रहे होगे कि कठोर का मतलब क्या है, जो हमारा ठोस है वो कठोर होता है, लेकिन हमारी जो द्रव होता है वो कम कठोर होता है, मतलब होता ही नहीं है, नॉर्मल होता है। लेकिन गैस तो बिल्कुल ही कम होती ही नहीं है, ठीक है। फिर संपीड़ितता, क्या संपीड़ित कर सकते हैं, ऊपर जो पॉइंट बताया ना वही सेम पॉइंट है आपके, कि क्या मैं गैस को संपीड़ित कर सकती हूँ। यस, आप सिलेंडर में फिल कर रहे हो उसको, तो आप संपीड़ित कर सकते हो, है ना, कर सकते हो ना। जैसे कि संपीड़ितता में हम बोलेंगे कि हम ठोस को संपीड़ित कर सकते हैं, द्रव को थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन गैस को तो बहुत ही ज़्यादा कर सकते हैं। तरलता, इस गुण के कारण पदार्थ बहता है, ठीक है।
जो ऊपर दिया गया ना सेम वही पॉइंट है कि बहेगा। ठोस में सबसे कम होता है ये, द्रव में मीडियम होता है और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। बर्तन में गैस का भरना, द्रव एवं गैस को जिसमें रखा जाता है वो उस बर्तन का आकार ले लेते हैं। ठोस बर्तन को पूरी तरीके से भर सकता है, मतलब नहीं भर सकता है। हम देखेंगे कि हमने अगर सिलेंडर में गैस को भरा है वो पूरी तरह से भर लेती है, हमने बोतल के अंदर पानी को भरा है वो पूरी तरह से भर जाती है, बट जो ठोस होता है ना वो पूरी तरह से आकार नहीं ले पाता है उस बर्तन का। ठीक है, तो ये हमारा गैस में बर्तन को भरने वाला आकार आ जाएगा। अब उसका आकार आता है, एक स्पष्ट सीमा के अंदर पदार्थ का निश्चित निर्माण जो होता है। द्रव और गैस का कोई निश्चित आकार नहीं होता, बट ठोस का और द्रव का आकार होता है। गैस का तो कोई भी नहीं होता, जिस भी शेप में डालोगे वैसी ही बन जाएगी। गतिज ऊर्जा, पदार्थ के कणों की गति को गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब गतिज ऊर्जा किसके अंदर ज़्यादा है? गैस में सबसे ज़्यादा होती है, द्रव में मीडियम होती है और ठोस में बिल्कुल ही कम होती है गतिज ऊर्जा, क्योंकि उसके कण पास पास होते हैं, वो गति नहीं कर पाता है। घनत्व, किसी तत्व के प्रति इकाई आयतन को जो हम बोलते हैं घनत्व कहते हैं, ये अभी हमने पढ़ा। और उसका फॉर्मूला क्या है? द्रव्यमान अपॉन आयतन। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कारण बताना है। गैस पूरी तरह से उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखा जाता है। ठीक है, अब अभी तो हमने पढ़ा कि गैस में गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, इसकी वजह से उसके बीच में जो आकर्षण शक्ति है वो कम होने के कारण गैस पूरी तरह से उस बर्तन को भर देती है जिस भी बर्तन में इसको रखा जाता है। ठीक है, सेकंड आपका, गैस बर्तन की दीवार पर दबाव डालती है। बताओ, कारण बताओ कि गैस बर्तन की दीवार पर दबाव डालती है, तो हम बोलेंगे कि यस, बर्तन की दीवार पर गैस दबाव डालती है। गैसीय अवस्था में कणों की गति सबसे अधिक होती है, कणों के साथ बर्तन की दीवार का संघर्ष होता है और जिसकी वजह से दीवारों पर दबाव पड़ता है। लकड़ी की मेज़ ठोस क्यों कहलाती है? लकड़ी की जो मेज़ है बेटा वो ठोस कहलाती है क्योंकि उसका आकार और आयतन होता है। ठीक है, इसका जो संपीड़न है वो नहीं हो सकता है, इस गुण के कारण जो हमारी लकड़ी है वो ठोस कहलाती है। आपको जितने भी ठोस की विशेषताएं आती है ना वो इसमें लिख देनी है, क्योंकि जो मेज़ होती है वो ठोस होती है। ठीक है, हवा में अपना जो हाथ है वो आसानी से चला पाते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ता है। तो इसके लिए आपको कारण बताना है कि हवा पदार्थ की गैसीय अवस्था है। ठीक है, गैसीय अवस्था है ना, गैस है पदार्थ की, जहाँ कणों के बीच में खाली जगह होती है जो द्रव या फिर ठोस में नहीं होती है। ठोस के कणों के बीच में आकर्षण शक्ति अधिक होती है और खाली जगह भी कम होती है, दृढ़ता देती है ये। ठीक है, ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाना बहुत ही मुश्किल है और उसको चलाने के लिए आपको बहुत पावर की ज़रूरत है और उसके बीच में स्पेस भी नहीं होता है, लेकिन हवा के बीच में स्पेस होता है। इस वजह से आप अपने हाथ को हवा में चला सकते हो, बट लकड़ी की मेज में नहीं चला सकते। अगर आप चलाने की कोशिश करोगे तो आपको चोट लग सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए कि ऐसा क्यों होता है। अब एक चीज़ सोचो, हमने पहले तो बोल दिया कि जो हमारा ठोस पदार्थ है उसका घनत्व तो हमने बोल दिया कि कम होता है, लेकिन हमने बर्फ़ को देखा है तैरते हुए पानी के ऊपर, तो ऐसा क्यों होता है? बर्फ़ का घनत्व जो होता है जल के घनत्व से कम होता है, जल जमने से बर्फ़ बनता है। ठीक है, इसलिए बर्फ़ के अंदर जो रिक्त स्थान रहता है उसकी वजह से वो क्या होता है, जो बर्फ़ का टुकड़ा है वो पानी के ऊपर तैर पाता है, क्योंकि जो बर्फ़ बनी है उसके बीच में रिक्त स्थान बहुत सारा होता है, इसकी वजह से वो पानी के ऊपर तैर पाती है। नेक्स्ट आपका बेटा, आपको ना केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है। और आप एक चीज़ याद रखेंगे इस क्वेश्चन को करते टाइम, जो केल्विन स्केल होता है हमारा बड़ा स्केल होता है और सेल्सियस स्केल होता है हमारा छोटा स्केल होता है। जब भी आपको केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए कहा जाएगा तो आप 273 को क्या करोगे, जो भी आपको वैल्यू दी गई है उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारी छोटी इकाई आ जाएगी। तो यहाँ से आप पता लगता है कि जो हमारा सेल्सियस है वो छोटी इकाई है। ठीक है, ऐसे ही जब आपको बोला जाएगा कि आपको केल्विन में बदलना है, सेल्सियस से केल्विन, तो आप एक सोचो कि जो सेल्सियस होता है वो छोटा होता है बट केल्विन बड़ा होता है, तो अगर आपको केल्विन में निकालना है तो आप 273 को ऐड कर देंगे, और अगर आपको सेल्सियस में निकालना है तो आप 273 को माइनस कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 300 केल्विन है, उसको सेल्सियस में बदलना है, तो आपने 300 में 273 को माइनस कर दिया, 27 डिग्री सेल्सियस आपका आ जाएगा। उसके बाद आपका है 573 केल्विन। अब 573 का केल्विन में 273 को माइनस कर दिया, हमारा 300 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ये हमारा सेल्सियस में तापमान को चेंज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था बतानी है। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 250 डिग्री सेल्सियस पर आपको बताना है कि पानी किस अवस्था में होता है। आप सोचो 100 डिग्री सेल्सियस पर वो जो बॉयल होना शुरू हो जाता है, 250 डिग्री सेल्सियस पर तो वो बिल्कुल वाष्प बन जाएगा, है ना। 100 डिग्री सेल्सियस पर बताना है तो वो जल वाष्प की अवस्था में रहता है, कि बॉयल होना शुरू हो जाता है, जल वाष्प की अवस्था में रहता है 100 डिग्री सेल्सियस पर।
किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है, बताना है आपको, इसका भी रीजन बताना है। जितने भी क्वेश्चन आपके दिए गए ना इसके अंदर, वो सारे क्वेश्चन कारण वाले हैं कि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई जो गुप्त ऊष्मा होती है ना, उसके अंदर जो ऊष्मा होती है पदार्थ के कणों के बीच आणविक बंधों को तोड़ने में खर्च हो जाती है। जितनी भी ऊष्मा थी वो खर्च हो गई उसके जो अंदर के कण हैं उनको तोड़ने के लिए। इसलिए अवस्था परिवर्तन के दौरान जो पदार्थ है उसका तापमान स्थिर रहेगा, चेंज ही नहीं आएगा कुछ भी। किस वजह से? गुप्त ऊष्मा की वजह से। वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि या सुझाव बताने हैं आपको कि वायुमंडलीय गैसों को द्रव में किस प्रकार बदल सकते हैं। वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए दो तरीके उपयोग में लाए जाते हैं। गैसों के अणुओं पर दबाव बढ़ा सकते हैं ताकि वो अधिक पास आ सके, या फिर हम क्या कर सकते हैं, गैसों का तापमान कम करना ताकि उनकी गतिज ऊर्जा भी कम हो जाए। इन दोनों तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, वायुमंडलीय जो गैसें हैं हम उनको क्या कर सकते हैं, द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं। गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों रहता है? मतलब जो गर्मी का मौसम होता है, हम देख रहे हैं कि कूलर चल रहा है, ठंडी हवा दे रहा है और कूलर भी ठंडा हो जाता है जब हम हाथ लगाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? गर्म शुष्क दिनों में तापमान अधिक और आर्द्रता कम होती है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जो वाष्पीकरण की दर है ना, वेपराइजेशन, वो बढ़ जाती है। वाष्पीकरण के कारण जो कूलर है उसके अंदर से ठंडी हवा कमरे में फैलकर ठंडक कर देती है, जिसकी वजह से हमें ठंडा फील होता है। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों रहता है? सेम वही लॉजिक है। घड़े के सतह के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं जिनमें से पानी क्या है, बाहर निकल सकता है। ऐसे जल घड़े से ऊष्मा लेकर लगातार वाष्पीकृत होते रहते हैं, वाष्प बनता रहता है, ठीक है। और घड़े की जो ऊष्मा है वो खत्म होती रहती है, जिसके कारण घड़े का जो जल है ठंडा होता रहता है, क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे छेद हैं और वो बाहर निकलते रहते हैं वाष्पीकरण के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एसीटोन या इत्र डालने पर हमारी हथेली जो है वो ठंडी क्यों हो जाती है? कि हमने एसीटोन डाला या फिर हम रिमूवर का यूज करते हैं तब भी हमें ठंडा फील होता है, ऐसा क्यों होता है? एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी जो हथेली है वो ऊर्जा प्राप्त करके वाष्पीकृत हो जाती है, जिसकी वजह से जो हथेली से ऊर्जा कम होने के कारण जो हमारी हथेली है उसको ठंडा फील होता है। ऐसा ही एसीटोन और पेट्रोल से होता है, ठीक है। तो किसके कारण हुआ कि जो हमारी हथेली के ऊपर ऊर्जा है वो क्या होगी, कम होगी, जिसकी वजह से हथेली पर हमें ठंडा फील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध या चाय जल्दी पी पाते हैं, ऐसा क्यों होता है? कि जो कप की सतह है या फिर प्लेट की है, प्लेट की सतह तो आप देख पा रहे हो कि बहुत क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया है ना, एरिया ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण आप प्लेट में अगर चाय को डालते हो तो वाष्पीकृत हो जाती है, और अगर आप कप में लेते हो तो उसमें टाइम लगता है। अधिक वाष्पीकृत होने के कारण प्लेट में रखी चाय जो है या दूध है, चाय है, वो ठंडी हो जाती है, जबकि कप में नहीं हो पाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि कई लोग अगर जिनको जल्दी में चाय पीनी होती है तो वो प्लेट में डाल के चाय को पी लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा कि गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? ये तो सबको ही पता है कि गर्मियों में आप कैसे कपड़े पहनते हो, वाइट कपड़े पहनते हो। क्यों? आप ब्लैक कपड़े नहीं पहनते हो, क्योंकि ब्लैक कलर जो है वो क्या है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जो जो ब्लैक कलर है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, बट जो वाइट कलर है वो हमें ठंडक देता है। ऐसा क्यों होता है? गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। सूती कपड़ों में सूख छिद्र रहता है और जल्दी, मतलब जो हमारा पसीना आएगा एक तो आसानी से सूख जाएगा। एक वाइट कलर क्या है, वो लाइट को एब्जॉर्ब भी नहीं करता है, ठीक है, और जल्दी हमारे शरीर के पसीने को अवशोषित करके जो बाहर का वातावरण है उसके संपर्क में आ जाता है, जिससे हमारा जो पसीना है वो वाष्पीकृत हो जाता है और जो गुप्त ऊष्मा है वो भी वाष्पीकृत हो जाती है, जिसके कारण हमें ठंडा फील होता है और हम गर्मियों में वाइट कलर के कपड़े या सूती कपड़े ही पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलना है। मैंने जब केल्विन में बदलना बताया था वैसे ही मैंने सेल्सियस में बदलना भी बताया था कि सेल्सियस छोटी इकाई है, केल्विन से सेल्सियस में बदलोगे तो 273 को माइनस कर दोगे, या 300 केल्विन बोला है तो हम 273 को माइनस कर देंगे 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 573 केल्विन, उसको सेल्सियस में बदलोगे तो हम माइनस कर देंगे तो 300 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। निम्न तापमान को केल्विन में बदलना है। आप केल्विन में बदलना, देखो 25 डिग्री सेल्सियस है, आपके पास 373 डिग्री सेल्सियस है, दोनों को जब करेंगे तो 273 ऐड कर देंगे। जब 25 में ऐड किया तो हमारा 298 आ गया, जब हमने 373 में ऐड किया तो हमारा 646 केल्विन आ गया, ठीक है। बड़ी इकाई है तो ऐड करेंगे, छोटी इकाई है सेल्सियस है तो हम माइनस करेंगे। निम्नलिखित अवलोकन हेतु कारण लिखें। अब कारण बताना है, सेम वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं कि नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी
ठोस पदार्थ छोड़े बिना ही गायब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? जो नेफ्थलीन है एक विशेष ठोस पदार्थ है जो ठोस पदार्थ से द्रव अवस्था में आए बिना ही सीधा गैस में बदल जाता है। पदार्थ का इस गुण को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। आपको पता होगा ऊर्ध्वापातन वह विधि है जो ठोस से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस से ठोस में, लेकिन वो द्रव अवस्था में कभी भी आती नहीं है। ठीक है, और इसी वजह से जो नेफ्थलीन है वो क्या है, गायब हो जाता है। हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे भी पहुंच जाती है। सेम वही जो हमने खाने की पढ़ी थी कि जो गर्म खाना है, वैसे ही हमें इत्र की जो सुगंध है वो दूर बैठे भी आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? इत्र द्रव अवस्था से तेजी से गैसीय अवस्था में चला जाता है और गैस कणों में जो उच्च साद्रता होती है, ठीक है, उच्च आर्द्रता वाली जगह से कम साद्रता वाली जगह पर वो फैल जाता है, जिसके कारण दूर बैठे भी आपको स्मेल आ जाएगी। उस बंदे ने वैसा वाला परफ्यूम लगा रखा है, या आपके पास कोई बैठा है उसने ये वाला परफ्यूम लगा रखा है, ठीक है, आर्द्रता की वजह से। निम्नलिखित पदार्थ को उसके कणों के बीच में बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करना है। हमने आकर्षण वाला पॉइंट पढ़ा था ना कि आकर्षण बल कैसा होता है ठोस में, द्रव में, गैस में, वही क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि जल है, चीनी है, ऑक्सीजन है, इनके बीच में आकर्षण बल बताना है। अब एक चीज़ देखो, ऑक्सीजन के बीच में, जो ऑक्सीजन है हमारी गैस है, आकर्षण बल बढ़ते हुए आकार में ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा होता है, जल में कम होता है, चीनी में और भी कम होता है। कणों के बीच में बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार आपको ये व्यवस्थित करना था। सबसे पहला हमारा गैस, दूसरा हमारा द्रव और उसके बाद हमारा ठोस। ठीक है, ऐसे होता है। निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था बतानी है। 25 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है वो क्या है, द्रव अवस्था में रहता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में रहता है, बर्फ बन जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर वो गैस अवस्था में होता है क्योंकि वो उबलना शुरू कर देता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है पुष्टि हेतु कारण बताना है। जल कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में क्यों है? अब देखो, जल कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में है क्योंकि इसके अंदर बहाव होता है। जिस भी बर्तन में इसको रखोगे उसका आकार ले लेगा। इसका निर्दिष्ट आयतन होता है, ठीक है। वाष्पीकरण के तापमान कमरे में जो तापमान होता है उससे बहुत अधिक होता है, जिसके कारण वो जो कमरे का तापमान है वो कम हो जाता है। ठीक है, अब ये जो इस क्वेश्चन था हमारा कि जल कमरे के तापमान पर द्रव क्यों होता है, तो हमें क्या करना था, द्रव की विशेषताएं बतानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है, इसका भी कारण बताओ। अब देखो, लोहे की अलमारी की बात की गई है और आपको पता है कि लोहे की अलमारी ठोस होती है ना। वो कमरे के तापमान पर कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में क्यों है? क्योंकि उसके अंदर ठोस के सारे गुण हैं। आकार और आयतन निश्चित होता है, बहता नहीं है, तरलता नहीं होती इसके अंदर, दृढ़ होता है, कठोर होता है। गलनांक कमरे के तापमान से ज़्यादा होता है, गलता भी नहीं है, गलनांक भी नहीं होता उसका, है ना। तो हमें जितने भी ठोस की विशेषताएं थी वो बतानी थी इसके अंदर, इसलिए लोहे की अलमारी कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका कि 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? जो 273 केल्विन है ना, तापमान पर जल को जो ऊष्मा प्राप्त करता है वो उसका ताप में वृद्धि से घटता रहता है, ठीक है। उसका जो ताप है वृद्धि के साथ साथ कम होता रहेगा। उसी तापमान पर बर्फ को दो चीज में देखा जाता है। इसके एक तो इसकी जो अवस्था है उसमें परिवर्तन, और एक इसका तापमान है वो बढ़ जाता है। पहली तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, दूसरा उसका तापमान बढ़ जाएगा, क्योंकि जो 273 केल्विन जो टेम्परेचर है इसमें क्या होता है, ये किसी दूसरे पदार्थ में गुप्त ऊष्मा प्राप्त करता है। जल किसी प्रकार की गुप्त ऊष्मा को अवशोषित नहीं करता है, इसलिए बर्फ अधिक शीतलता प्रदान करती है, क्योंकि उसके अंदर जो होती है गुप्त ऊष्मा नहीं होती है, वो गुप्त ऊष्मा अवशोषित करता ही नहीं, ठीक है। तो जल क्या है, गुप्त ऊष्मा को अवशोषित नहीं करता है, जिसकी वजह से जो बर्फ है अधिक शीतलता प्रदान करती है हमें, ठीक है। उबलते हुए जल अवस्था भाप में से जलने की तीव्रता किस में होती है? मतलब उबलता हुआ जल है या भाप है, दोनों में से बताओ किस में आपको गर्म महसूस होगा। अभी हम ऊपर से बार बार यही पढ़ते आ रहे हैं, गुप्त ऊष्मा, ठीक है। तो भाप में जलने की तीव्रता अधिक होती है। 370 केल्विन में भाप के कणों में जो जल की कणों की ऊर्जा होती है वो अधिक होती है ना। तो इस वजह से क्या है, भाप में जलने की तीव्रता अधिक होती है एज कम्पेयर टू उबलते हुए जल की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ना एक टेबल दी गई है और इस टेबल में ना आपको पदार्थ की अवस्था के बारे में बताना है, ठीक है। अब जब पदार्थ की अवस्था के बारे में आप बताओगे तो सबसे पहले आप ये डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद आप देखेंगे कि एक चीज़ तो मैंने अभी बताई आपको, है ना। इसमें ई पॉइंट देखो, ठोस से डायरेक्ट गैस में चला गया, गैस से डायरेक्ट ठोस में चला गया, इसको तो ऊर्ध्वापातन कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वापातन बोलते हैं। और अगर मैं आपको बोलूँ कि हमारे पास
ठोस से द्रव में जा रहा है तो उसको विगलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विगलन। और अगर मैं बोलूँ आपको कि वो द्रव अवस्था से वो गैस अवस्था में जा रहा है तो उसको वाष्पीकरण बोलते हैं। वापस गैस अवस्था से किस में आ रहा है? द्रव अवस्था में आ रहा है, उसको सापेक्षण बोलते हैं। ठीक है, सापेक्षण बोलते हैं। उसके बाद आप देखेंगे इसमें इंटरचेंज होता जा रहा है, बार बार इंटरचेंज हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, जब इंटरचेंज हो रहा है तो ठोस से गैस में गया तो ऊर्ध्वापातन, गैस से ठोस में आया तो ऊर्ध्वापातन, ये द्रव अवस्था में आए बिना होता है। फिर आप देखेंगे कि गैस से वापस क्या आ रहा है? ठोस अवस्था में आ रहा है तो उसको निक्षेपण बोलते हैं। तो ये सारे क्या है? इंटरचेंजल फॉर्म है सारी की सारी। ये आपको करना है। मैंने आपको जो चैप्टर करवाया है बेटा, इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से करना है। ये इजी चैप्टर है। इसके साथ ही मैं आपको सेकंड चैप्टर की वीडियो भी प्रोवाइड करूँगी इसके बाद। सबसे पहले आप इस चैप्टर को करेंगे। ये चैप्टर आपका अच्छे मार्क्स भी स्कोर करवाएगा और उसमें सारे कारण पूछे गए हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। अगर आप एक क्वेश्चन कर लेते हैं ठोस द्रव गैस के अंदर डिफरेंस, तो आपको ना सारे क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप ठोस द्रव और गैस का जो आपका डिफरेंस है उसको बार बार करने की कोशिश करेंगे। बार बार लिख के देखो, उसकी प्रैक्टिस करो। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।